हम लोग प्रतिष्ठित स्कूल के अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एडम स्मिथ के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा कि हम आर्थिक विचारों के इतिहास में किसी अर्थशास्त्री के बारे में, उसके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, उसके योगदान के बारे में, उसके आर्थिक विचारों के बारे में, उसके अपने पहले के लोगों से सहमति या असहमति के बारे में, या बाद के लिए उसके द्वारा दिखाए गए रास्ते के बारे में, इससे संबंधित विभिन्न विचारों का अध्ययन करते हैं। मार्शल का जन्म 14 फरवरी, ये सब बिल्कुल लिखा हुआ है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। 14 फरवरी रॉकरी एक जगह इंग्लैंड में है, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता डेनियल माल्थस धनी और आशावादी व्यक्ति थे। ये लाइन याद रखने वाली है कि धनी और आशावादी, इसलिए कि आगे आप देखेंगे कि माल्थस के ऊपर यह आरोप लगता है कि वह निराशावादी अर्थशास्त्री है। अरे यार बाहर चलिए, कौन भेजा है? अभी सर ने कहा 1 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ। और माल्थस के पिता डेनियल माल्थस एक आशावादी व्यक्ति थे। ये लाइन इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि आगे माल्थस पर यह आरोप लगता है कि वो निराशावादी व्यक्ति है। तो जब पिता इतना आशावादी है तो पुत्र निराशावादी कैसे हो गया, यह मुद्दा विचारणीय होगा। ठीक है। 1798 में, अच्छा इसके पहले इतिहास यह है कि उसने कैम्ब्रिज से अपनी शिक्षा पूरी की और इसके बाद वो पिता की इच्छा का पालन करने के लिए पादरी बन गया, यानी चर्च में। पादरी माने चर्च में वो पुरोहित हो गया, सीधी सी बात है। लेकिन 1798 में उसने एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एक निबंध प्रकाशित किया जनसंख्या पर, लेकिन उसने उस पर अपना नाम नहीं डाला, गुमनाम निबंध। क्यों? इसका मतलब उसे डर रहा होगा कि निबंध पढ़ कर के लोग हमको गाली बहुत देंगे। आदमी गुमनाम कोई काम कब करता है? जब उसे डर रहता है कि कोई नाम जान जाएगा तो हमको बहुत गाली देगा। लेकिन उसके बाद फिर उसने पूरे दुनिया का भ्रमण किया, लोगों से संपर्क किया, अनुभव उसे जब प्राप्त हो गया, वो बहुत सारी बातें जब समझ गया, जान गया, तब उसने 1803 में उस निबंध को संशोधित किया और संशोधित करके उसने अपने नाम से उस निबंध को फिर से छपवाया और तब उसने उसका नाम रखा एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन आर ए व्यू ऑफ इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हैप्पीनेस। अब उसने क्या किया कि उस जनसंख्या के बारे, इसका मतलब वो निबंध किसी संबंधित था? जनसंख्या के बारे में। माल्थस ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, बहुत सारे सिद्धांतों का प्रणेता रहा, बहुत सारे सिद्धांतों के लिए उसने आधार बनाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पॉपुलर सिद्धांत जिसके नाम से वो जाना जाता है वो उसका जनसंख्या सिद्धांत है। क्या है? जनसंख्या सिद्धांत है। अब देखो माल्थस को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या थे। माल्थस की जो विचारधारा थी, जिस तरह से उसने लिखा, जिस तरह से उसने अपनी बात कही, हमेशा इंसान की सोच में या उसकी प्रस्तुति में या उसके व्यवहार में निश्चित रूप से वह परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं जिसमें वह जीता है। वह परिस्थिति सामाजिक हो, राजनैतिक हो, पारिवारिक हो, भौगोलिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे जिस तरह की हो, उसका असर उसके ऊपर जरूर पड़ता है। तो किसी भी विचारक के व्यवहार में, उसके विचार में किन बातों का प्रभाव रहता है, यह जानना जरूरी है। तो माल्थस पर जिसका प्रभाव पड़ा था उसमें पहला औद्योगिक क्रांति है।
आप जानते हैं कि यह वही दौर है जब औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति में सब कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, बहुत कुछ बुराइयां भी आईं। तो उस औद्योगिक क्रांति का परिणाम ये हुआ कि भूखमरी, बीमारी, वर्ग संघर्ष, जिससे इंग्लैंड पूरी तरह जकड़ा हुआ था। अमीरी गरीबी के बीच की खाई, मजदूर वर्ग के जीवन निर्वाह की समस्या, बीमारी, भूखमरी, ये सब अपने चरम पर था। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति संजीदा उत्पन्न होता है, थोड़ा अगर संवेदनशील होता है, तो निश्चित रूप से उसके सोचने का दृष्टिकोण बदला हुआ होता है। अगर आप बिल्कुल सुविधा संपन्न बहुत बड़े परिवार में, आपने कभी गरीबी नहीं देखी, कभी आपने भूखमरी नहीं देखी, कभी आपने मुफलिसी नहीं देखी, तो आप हो सकता है कि उस तरह की सोच न रख पाएँ उस व्यक्ति की तुलना में जो ऐसे ही माहौल में पैदा हुआ है या जिसने जाना हो। तो माल्थस ने जो देखा उसका उसके ऊपर असर पड़ा और उसने उसी लाइन पर फिर लिखना, सोचना और बोलना शुरू कर दिया। दूसरा, प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप का मतलब जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, जैसे हैजा है, चेचक है, महामारी है, या भूकंप है, या बाढ़ है, या सूखा है, या अकाल है, इन सारी परिस्थितियों का इंग्लैंड में जो कानून बनाया गया, जिसको अनाज कानून कहते हैं, उसके बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं दिखा। तो प्राकृतिक आपदा उसने देखी कि इसका मतलब कोई घटनाएं अकस्मात भी घट जाती हैं, अकस्मात बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, हैजा, चेचक या कोई महामारी फैल जाती है। तो इसका भी असर उसके ऊपर पड़ा, क्योंकि उसने ये भी देखा। सामाजिक परिस्थितियां, जैसे अभी कहीं भी जो समाज की स्थिति होती है, सबसे अधिक प्रभाव तो उसी का पड़ता है आप पर। आपके आसपास इर्द गिर्द जैसी सोच है, जैसी सामाजिकता है, जैसे अपना गांव देखिए और अपने शहर का मोहल्ला देखिए। गांव में सोच जो है और शहर की सोच दोनों बराबर है। गांव में, अपने गांव में अगर आप इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं तो गांव वाले आपका हुक्का पानी सब बंद कर देंगे, कहेंगे अब ये जाति में रहने के लायक नहीं रह गया। शहर में आप इंटरकास्ट मैरिज कर लीजिए, कोई आपसे पूछता ही नहीं कि आपने किससे कर लिया, सिर्फ उसको बुलाइए, खाना पीना खिला दीजिए, बात खत्म हो गई ना। तो आखिर ये सोशिएबिलिटी का ही तो अंतर है ना। ये जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज की सोच का ही तो फर्क है कि इस समाज में व्यक्ति का होना जरूरी है, जाति का होना जरूरी नहीं है। इंसान का अच्छा होना जरूरी है, किसी जाति विशेष का होना जरूरी नहीं है। लेकिन वहाँ पर इंसान चाहे जैसा हो, लेकिन उसी जाति का होना बहुत जरूरी है। तो सोच कैसे बदलती है? सोसाइटी का जैसा रहन सहन, जैसा माहौल, जैसा सोसाइटी का की अपब्रिंगिंग होती है, वैसे ही व्यक्ति की भी अपब्रिंगिंग होती है। तो समाज का असर पड़ा। इसके अलावा आशावाद व वणिकवाद का प्रभाव, चूंकि इसने घोर विरोध किया, वणिकवाद का भी विरोध किया और एडम स्मिथ के आशावाद का भी विरोध किया, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका विरोध कर रहा है तो जो खुद सिद्धांत देगा वो क्या होगा? उसका उल्टा ही होगा। तो आशावाद का विरोध किया तो उसका अर्थ ये हो गया कि वो निराशावादी हो जाएगा, तभी तो वो निराशावादी हो गया। विद्वानों का प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। भाई तमाम खूब भ्रमण किया, विद्वानों से बातचीत किया, उनको पढ़ा, उनको जाना। अभी आप अपने मन से कुछ सोच रहे थे, आपकी समझ में इतना ही आ रहा था। जैसे किसान बिल कानून पर आपने अपने से सोचा तो आपको लग रहा था कि ये तो गड़बड़ है, तब तक किसी दूसरे वक्ता ने आपको तमाम तर्क, उदाहरण, नज़ीर पेश करके बताया तो आपको लगा कि नहीं, मैं गलत था, ये आदमी अब सही कह रहा है। तो जब आप बहुत लोगों से बात करते हैं, डिस्कशन की जो थियरी है, जैसे क्लास में डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जब किसी मुद्दे पर बहस आप करते हैं, बहस का मतलब झगड़ा नहीं, बहस का मतलब पॉजिटिव डिस्कशन जब आप करते हैं, डिबेट जिसको आप कहते हैं, तो डिबेट इसलिए नहीं होता कि दूसरे को आपको डाउन करना है। डिबेट इसलिए होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दोनों को मिला करके
एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जाए जिसमें दोनों की बात शामिल हो और समाज के लिए उपयोगी हो। 10 लोग बहस में शामिल हैं। दिक्कत यह है कि जब कोई बहस होती है तो सबको ये लगता है कि मुझे ही जीतना है। जो बहस का प्लेटफॉर्म बिगड़ता कैसे है, जब हर आदमी को लगता है कि जो मैं कहूँ वही सब लोग माने, जो मैं कहूँ वही फाइनल हो जाए, तब तो ये बहस नहीं हुई, तब तो ये डिक्टेशन हो गया कि मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए ना। और बहस का मतलब ये है कि सबके सोचने का दृष्टिकोण, सबके सोचने का आधार, सबके सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। उसी मुद्दे पर मैं शायद कम अच्छा सोच पाऊँ, हो सकता है ये ज़्यादा अच्छा सोच पाएँ। तो बात कर लीजिए, दोनों की बात सुन लीजिए और दोनों को मिला करके जो अच्छी बात बने उसको लागू करिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कहीं होता नहीं है। कहीं आदमी अपने पद का दुरुपयोग करता है, बड़े पद पर है तो सोचता है कि अब मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, जबकि बहस का मतलब यह है कि छोटे से छोटे आदमी की बात पर भी उतना ही महत्व होना चाहिए जितना कि बड़े आदमी की बात का महत्व है। और तब सबकी बात को मिला करके आप निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष समाज के हित में निश्चित रूप से होगा। तो इसने विद्वानों से जब इसका संपर्क हुआ, खास करके डेविड ह्यूम का नाम आपने सुना होगा, सबसे अधिक प्रभाव इसके ऊपर डेविड ह्यूम का पड़ा। वाल्टर रेले के जनसंख्या संबंधी विचार का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। यानी वाल्टर रेले और ह्यूम दो लोगों का इसके ऊपर प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। और जिसमें वाल्टर रेले की जो जनसंख्या की थियरी थी, जनसंख्या जीवन निर्वाह साधनों से अधिक बढ़ जाती है परंतु युद्ध और बीमारियां नियंत्रण लगाती हैं। उसने ये कहा था कि जीवन निर्वाह की सुविधाएं अगर बढ़ती हैं तो जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन युद्ध और अकाल जैसी स्थितियां भी आती हैं जिससे जनसंख्या घट जाती है। तो इसने यही 2 लाइन स्वीकार करके जनसंख्या का सिद्धांत दे दिया। वास्तव में युद्ध और अकाल को इसने प्राकृतिक प्रतिबंध का नाम दिया और जनसंख्या और जीवन निर्वाह आय को एक दूसरे का आनुपातिक मान लिया कि अगर जीवन निर्वाह सब्सिस्टेंस अमाउंट क्या होता है, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत एक है कि उतनी मजदूरी, जीवन निर्वाह का मतलब ये होता है कि कम से कम आपको उतना मिलता रहे ताकि आप अपनी जाति को संरक्षित रख सकें, यानी न बढ़ें न घटें, जिंदा रहें। ठीक है, तो यह जीवन निर्वाह की सुविधाएं अगर अच्छी हो जाती हैं, ऐसा मान लिया गया कि अगर अच्छी हो जाती हैं तो आपकी जनसंख्या बढ़ती है। तो यह वाल्टर रेले की थियरी थी जिसको इसने एक तरह से स्वीकार किया और इसी के प्रभाव में इसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गाडविन का प्रभाव आशावादी, सुखद भविष्य तथा जनसंख्या की अधिकता का पक्षधर था। माल्थस इसके विपरीत लिखने लगा। अब गाडविन की एक किताब आई, उस किताब में उसने आशावादी दृष्टिकोण अपनाया, सुखद भविष्य की कल्पना की, जनसंख्या की अधिकता का पक्षधर। वास्तव में अभी तक किसी ने जनसंख्या का विरोध नहीं किया, सब ने ये माना कि जनसंख्या का ज़्यादा होना कोई बुराई नहीं है। और अभी भी आप सामान्य आदमी से किसी से पूछिए तो उसको भी लगता है कि जनसंख्या क्या, जो पैदा होगा 2 हाथ लेकर आएगा, काम करेगा, खाएगा, बात खत्म हो गई। इसमें झगड़ा कहाँ है? और बात भी सही है, जो आदमी आता है तो वो तो अपने काम करने भर की ताकत भी लेके आता है ना, कि नहीं आता है? तो शुरू से ये बात थी कि जनसंख्या की अधिकता कोई समस्या नहीं है। ये पहली बार माल्थस अर्थशास्त्री ऐसा हुआ था जिसने इस बात पर लिखना शुरू किया कि जनसंख्या का ज़्यादा होना ठीक नहीं है। तो इसने गाडविन की पुस्तक का विरोध किया और गाडविन के विचारों का भी, चूंकि इससे बहुत बड़ा था, उसका भी इसने विरोध किया। तो इसलिए उल्टा लिखने लगा। अब आशावादी थे, जनसंख्या को अच्छा मानते थे, सुखद भविष्य की कल्पना करते थे, तो ये निराशावादी हो गया, अंधकार में भविष्य को मानने लगा और जनसंख्या का विरोध करने लगा। मतलब जैसे हमें यह है कि हम आपका विरोध करेंगे ही करेंगे, सीधी सी बात। तो विरोध करेंगे तो ठीक उल्टा बोलेंगे जो आप बोल रहे थे अभी तक। अब सवाल यह है कि क्या माल्थस निराशावादी था? अब देखो, ये सिद्धांत हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कि माल्थस ने मुख्य रूप से 3 बातें कहीं: अति उत्पादन संबंधी विचार, जनसंख्या की समस्या और लाभ संबंधी विचार।
अगर आप इन तीनों को देखें, अभी हम लोग इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो इन तीनों के संबंध में उसने बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि वह निराशावादी है। ठीक है। अब देखो माल्थस के आर्थिक विचार क्या है। मैंने आपसे कहा कि उसने बहुत सारे विचार दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली, सबसे पॉपुलर उसका जनसंख्या का सिद्धांत। जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में उसके जनसंख्या सिद्धांत का जो आधार बना वह उसने उस समय की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखा, औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखा, तथा गॉडविन की पुस्तक पॉलिटिकल जस्टिस को उसने चुनौती दी। दुख और गरीबी का कारण सरकार है और विज्ञान के द्वारा मानव कल्याण बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में गॉडविन ने अपनी पुस्तक में ये लिखा था कि जो दुख और गरीबी है इसका कारण कौन है? सरकार है। और विज्ञान के द्वारा, विज्ञान का मतलब तकनीकी प्रगति के द्वारा, विकास के द्वारा हम मानव कल्याण को बढ़ा सकते हैं। यह अब जनसंख्या का सिद्धांत इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर आगे उसने विकसित किया। तो उसने जो कहा वो क्या है? उसने जनसंख्या के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं स्वीकार की। देखो, तुमने इकोनॉमिक्स में देखा है कि जब भी हम कोई सिद्धांत पढ़ते हैं तो मान्यताएं स्वीकार करते हैं। मान्यताएं इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि आपने देखा है कि हम सोशल साइंस में हमारे जो अध्ययन का विषय है यह सजीव प्राणी होता है जिसका हम नियंत्रित कोई लैब टेस्ट संभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम बहुत सारी स्थितियों को मान लेते हैं कि ऐसा है, ये दिया हुआ है, गिवन है। इसलिए कहते हैं कि अन्य बातें समान रहें, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो उसमें जब जनसंख्या सिद्धांत की इसने बात कही तो सिद्धांत के पहले इसने कुछ मान्यताएं स्वीकार की कि ये सब होता है तभी ये सिद्धांत लागू होगा, बल्कि इन मान्यताओं में ये मान लिया कि ये है ही है। ठीक है। तो सबसे पहली जो मान्यता इसने स्वीकार की थी, उसने कहा कि इंसान की काम वासना स्थिर रहती है और सदैव बनी रहती है और इसी कारण से संतान उत्पत्ति भी यथा स्थिर रहती है। अर्थात काम वासना अगर स्थिर है और संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया स्थिर है तो जनसंख्या सदैव क्या होगी? बढ़ती रहेगी। ठीक है। अब ये आगे विवाद का विषय है कि काम वासना यथा स्थिर है कि नहीं है, क्या काम वासना का संतानोत्पत्ति से सीधा संबंध है कि नहीं है, वो अलग विचारणीय प्रश्न है। लेकिन जिस पर उसने सिद्धांत आश्रित किया वो ये मान्यता थी कि उसका जो सेक्सुअल अर्ज है वह स्टेबल रहता है और कंटिन्यू रहता है, तो उसकी वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उसने ये कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, अर्थात एक समय के बाद जब आप साधनों को काम पर लगाते हैं तो उनसे घटता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है, अर्थात कृषि में उत्पादन गिरता जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? कृषि में उत्पादन गिरता जाता है। और तीसरा, उसने ये मान लिया कि जनसंख्या और जीवन स्तर में सीधा संबंध होता है। क्या होता है? सीधा संबंध। मतलब जीवन स्तर सुधर गया तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, जीवन स्तर बिगड़ गया तो जनसंख्या बिगड़ जाएगी। तो निष्कर्ष क्या निकला कि प्रकृति ने भोजन की मेज को सीमित अतिथियों के लिए लगाया है, जो बिना निमंत्रण के आएंगे उनको अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। इसका मतलब कि आवश्यकता से अधिक लोग पैदा होंगे तो भूख से मरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। इसके बाद इसमें बाकी जो है वो 6 पीरियड में पढ़ना।